सबसे बड़ी बात हरियाणा के चुनाव की ये रही है कि कांग्रेस ने जीती बाजी को हारा है। हरियाणा का चुनाव आपने सीरियसली नहीं लिया। राहुल गांधी जो पहले दिन से प्रचार में चाहिए तो वो अमेरिका गए और अमेरिका में जो बयानबाजी की उसमें से फिर एक नैरेटिव सेट करने को मिल गया। जो आरक्षण विरोधी स्टेटमेंट उन्होंने की, ऐसा ट्विस्ट किया गया बीजेपी की तरफ। एक तो लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया था कि संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाएगा, वो नैरेटिव खत्म कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। एक बात ध्यान में आई है आज, वो ये कि जितनी भी बेनिफिशरीज की स्कीम है या डिसीजन है, ये मतदाताओं को अच्छे लगते हो बीजेपी के। हरियाणा में रिजल्ट लगा है, मातम महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्यों? कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर सीटों को लेके ये उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस के सामने कम हो गई है। वोट डिवीजन जब होता है तब बीजेपी को फायदा होता है। हरियाणा में वही हुआ है, वोट डिवीजन हुआ, कांग्रेस को नुकसान हो गया, बीजेपी का फायदा हुआ और वही रणनीति अभी बीजेपी महायुति यहाँ महाराष्ट्र में अपनाने जा रही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में वैसा नहीं है। उद्धव ठाकरे अभी हार्ड बार्गेनिंग करेंगे, वो सीएम पद का चेहरा बन के रहेंगे, वो कांग्रेस से बार्गेनिंग करेंगे और कांग्रेस अभी बैकफुट पर। और उसमें राहुल गांधी खुद के ही स्टेटमेंट में ट्रैप हो गए, उसका एक्सप्लेनेशन देने में उन्होंने बहुत देर लगाई। अब हरियाणा के नतीजों के बाद या चुनाव के बाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ज्यादातर ठीक जगह पे होने वाली है। अगर ऐसा है तो बीजेपी ने कमबैक किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अलायंस का जो सरकार है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो वही हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी है। और जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस को झटका लगा हुआ है, उसको देखते हुए इसका असर महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष जादव जी हैं, जो लोकमत मराठी वीडियोस के संपादक हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनाव के नतीजों का असर कितना होगा। सर, आज जो नतीजे आए, खासतौर पर मैं हरियाणा की बात करूंगा, इससे महाराष्ट्र के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? सोनू जी, पहली बात तो ये है कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। मेरे ख्याल से अगले हफ्ता भर के अंदर महाराष्ट्र के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। आइदर 10 अक्टूबर को होंगे या फिर 13 अक्टूबर को होंगे। इसका मतलब ये है कि नवंबर के 15 तारीख के इर्द गिर्द महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, यानी पोलिंग होगा और उसके 2 दिन बाद काउंटिंग होगा। 26 नवंबर के पहले महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, नहीं तो फिर आपको मालूम है कि राष्ट्रपति शासन लगता है। और अभी जो पता चल रहा है और ख़ास करके हरियाणा का जो रिज़ल्ट बीजेपी के लिए पॉजिटिव आया है, क्योंकि तीसरी बार अभी सत्ता बीजेपी की आ रही है, वो सत्ता में कायम है। सबसे बड़ी बात हरियाणा के चुनाव की ये रही है कि कांग्रेस ने जीती बाजी को हारा है। बहुत अच्छे पोजीशन में कांग्रेस था, लेकिन कांग्रेस जो हमेशा करती है, सबक नहीं सीखती है। जो कि कांग्रेस ने बहुत बुरा किया टिकट के बंटवारे को लेकर। 90 सीट्स थी, 90 टिकट्स थे, उसमें से 72 72 टिकट्स हुड्डा जी को दिए कि आप बांटिए। हुड्डा जी ने भी क्या किया, 28 जो एमएलए थे, सिटिंग एमएलए, उनको टिकट दिया, उसमें से 13 सिर्फ चुन के आए, बाकी सब हार गए। वैसा ही जाटों के ही टिकट ज़्यादा हुए, यानी जाट मतदार जो है, जो वोटर है, वो 27% है, ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 27% एक तरफा आप ही को जाएगा। अभी क्या समझ में आया है कि जाट का वोट भी बिखर गया है, एक गट्ठा कांग्रेस को गया नहीं है। हालांकि जो वोट्स मिले हैं उसमें बहुत कम मार्जिन बीजेपी और कांग्रेस में है, एकदम आधे परसेंट का ही मार्जिन है। लेकिन जो जीता वही सिकंदर। आपके पास मेजॉरिटी मार्क इतने एमएलएज है तो आपकी सरकार बन रही है। 2-3 सीटें जो लगेगी वो तो आप माइनॉरिटी की भी गवर्नमेंट चला सकते हो अगर आप केंद्र में हो। कहने की ये बात है कि कांग्रेस ने हरियाणा का जो चुनाव है वो सीरियसली लेना चाहिए था। वो इसलिए लेना चाहिए था कि उसके तुरंत 1 महीने बाद महाराष्ट्र के चुनाव है, उसके साथ झारखंड के चुनाव है, आगे 3-4 महीने में दिल्ली और बिहार के चुनाव है। तो इसका मतलब हरियाणा का चुनाव आपने सीरियसली नहीं लिया।
राहुल गांधी जो पहले दिन से प्रचार में चाहिए तो वो अमेरिका गए और अमेरिका में जो बयानबाजी की उसमें से फिर एक नैरेटिव सेट करने को मिल गया। जो आरक्षण विरोधी स्टेटमेंट उन्होंने की, ऐसा ट्विस्ट किया गया बीजेपी की तरफ। कांग्रेस बोल रही है वो अप्रचार है, लेकिन बीजेपी बोल रही है नहीं, राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा था। देखिए हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ। एक तो लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया था कि संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाएगा, वो नैरेटिव खत्म कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। और उसके जगह पे कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया, वो ये कि आप आरक्षण मिटाना चाह रहे हो, आपके नेता तो अमेरिका में जाके कहे। तो ये उन्होंने मुद्दा बनाया। प्लस एक बात ध्यान में आई है आज, वो ये कि जितनी भी बेनिफिशरीज की स्कीम है या डिसीजन है, ये मतदाताओं को अच्छे लगते हो बीजेपी के। क्यों? तो उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी ने प्रॉमिस किया है, मोदी जी की गारंटी है, वो देंगे। तो इसके कारण भी वोटर्स जो है वो बीजेपी की तरफ जाता है। हरियाणा में क्या हुआ है, महाराष्ट्र जैसा सिचुएशन है कि जाट वोट्स पूरे के पूरे बीजेपी को न जाते हुए कांग्रेस को आएंगे, ऐसा लगा, वैसा हुआ नहीं। और महाराष्ट्र में मराठा वोट्स है, कुणबी वोट्स है, कृषक वोट है। महाराष्ट्र में जैसे कि राजनीति इस तरह से अलग है जो हरियाणा से, वो ये है कि महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं चलती है। इसके खिलाफ एक मैंडेट है, वो ये है कि आपने यहाँ पार्टियां तोड़ी है। हरियाणा में क्या था, स्ट्रेट फाइट थी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस स्ट्रेट फाइट थी, तो इससे क्या हुआ कि बीजेपी के ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खिलाफ थी, कांग्रेस की बीजेपी के खिलाफ थी। और वो स्ट्रेट फाइट में बीजेपी को ज्यादा मिली, ऐसा हम बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में स्ट्रेट फाइट्स नहीं रहेंगी, क्योंकि महायुति में 3 पार्टियां हैं और महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं। तो इसलिए ये 6 पार्टियों का इलेक्शन है। तो यहाँ पे वोट ट्रांसफर जो है वो इतना इजी नहीं है जितना वो हरियाणा में था। हरियाणा में आप स्ट्रेट भाजपा से लड़ रहे थे तो आपकी तरफ ज्यादा वोट आए। प्लस कांग्रेस की चुनाव के बंटवारे चुक गए, उसमें कमजोर कैंडिडेट कहीं जगह पे खड़े हुए, उसके कारण आपको फायदा हुआ। तीसरा, कांग्रेस में हमेशा ये देखा गया है कि गुटबाजी बहुत होती है, जो महाराष्ट्र में भी है और हरियाणा में भी बहुत गुटबाजी है। इतनी गुटबाजी हुई है, उसके कारण क्या हुआ कि हुड्डा जी जो कहेंगे वो करो, ऐसा एक मैंडेट हुड्डा जी 10 जनपद से लेके आए। एक मैसेज ये पार्टी में चले गया। उसके कारण शैलजा कुमारी, जो कुमारी शैलजा है, जो राजीव गांधी से लेके सोनिया गांधी तक और राहुल गांधी तक कांग्रेस में सक्रिय रही है, वो नाराज थी। वो बहुत लेट प्रचार में उतरी। राहुल गांधी 26 सितंबर को लेट प्रचार में आए। उन्होंने कोशिश की, अभी जो सीटें बढ़ी है मैं उसका श्रेय राहुल गांधी जी को दूंगा, उनके कारण तो भी इतनी सीटें बढ़ी हैं। और देखिए जब तक के रिजल्ट सेट हो जाएगा, बहुत कम फर्क, 5-6 जगहों का, सीटों का, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगा। लेकिन सत्ता बीजेपी की आ रही है। अब आइए महाराष्ट्र की तरफ, जहाँ पे आज अगर उलटफेर हो जाता, कांग्रेस को जो एग्जिट पोल ने कहा है वैसा अगर रिजल्ट कांग्रेस दे पाती, तो आज महाराष्ट्र कांग्रेस जश्न मना रही होती। हरियाणा में रिजल्ट लगा है, मातम महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्यों? कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर सीटों को लेके ये उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस के सामने कम हुई है। आज उद्धव ठाकरे जी का स्टेटमेंट है कि हम वापस बोल रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा सामने दे के चुनाव लड़ो, किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा करो, हम साथ में लड़ेंगे। अब उद्धव ठाकरे जी को ये पता है कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जिसको सामने करके कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। तो उद्धव ठाकरे जी को ये पता है कि उनका चेहरा अगर सामने लगाया, जो एमवीए का या महाविकास गठबंधन का चेहरा है, क्योंकि वो एक्स सीएम भी है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी है, उस लिहाज से भी वो लोगों तक जा सकते हैं और उनको वो चाहिए, क्योंकि उनके अपोजिशन में उन्हीं के पार्टी के एकनाथ शिंदे जो दल बदल करके या बहुत बड़ा पार्टी तोड़ के अभी सीएम बने हैं बीजेपी के साथ, उनके खिलाफ वो खड़े रह सके, क्योंकि उनको भी पता है उनकी ज्यादातर सीटें एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के खिलाफ रहेगी, उनकी कुछ सीटें ये बीजेपी के खिलाफ रहेगी और कुछ सीटें जो है
वो अजित पवार जी के राष्ट्रवादी के खिलाफ रहेगी। लेकिन अजित पवार और उनकी राष्ट्रवादी वो सिचुएशन में नहीं है, वो पोजीशन में नहीं है कि वो किसी का सामना कर सके। तो इसलिए ये अब कांग्रेस यहाँ पे कमज़ोर हो गई है। शरद पवार हमेशा उनके कैंडिडेट्स बहुत अच्छे चुनते हैं, जो हमने लोकसभा में भी देखा। 10 सीटें ली और 8 चुन के लाई। वो एक सीट जो सातारा की थी, वो तो वैसे ही लुक लाइक सिंबल ने उनके वोट्स खाए, इसलिए वो चुनाव हारे और उदयनराजे भोसले बीजेपी के चुन के आए, नहीं तो वो भी सीट शरद पवार निकाल लेते। अभी भी शरद पवार के पार्टी की तरफ जो कैंडिडेचर मिलाने के लिए, सीट मिलाने के लिए, टिकट लेने के लिए जो लाइनें लगी हैं, उससे ये पता चल रहा है कि मेरिट या विनेबिलिटी फैक्टर जिसके पास है, कि इलेक्टिव मेरिट जिसके पास है, ऐसे कैंडिडेट शरद पवार खड़े करने जा रहे हैं। शिवसेना का पता नहीं है। शिवसेना के 40 आमदार एमएलएज ये शिंदे के पास है, यानी उन्हें नए कैंडिडेट देने पड़ेंगे। अब नए कैंडिडेट चुनते समय 19 बुश तो होगा। तो महायुति में एडवांटेज अभी ये है कि इनके ज्यादातर एमएलए सिटिंग है, यानी 200 का आंकड़ा है। 288 में से 205 एमएलए आज महायुति के पास है। और ये जो बेनिफिशरीज की स्कीम 7-8 लाए हैं, लाडली बहना वगैरह, इसके कारण क्या हुआ है, एक मेरा मानना ऐसा है कि इसके कारण जो सिटिंग एमएलए हैं या महायुति के बोलो आप, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 से 25 हजार वोट्स इंटैक्ट हुए हैं। जो एक बहुत बड़ा फर्क गिरता था 20,000 25,000 वोट्स का, तो ये लाडली बहना और बाकी युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, अन्नदाता योजना, बळीराजा योजना, वयश्री योजना, तीर्थ क्षेत्र योजना, ये योजनाओं के कारण वो 20 से 25,000 वोट इंटैक्ट रह रहे हैं। तो वो एक फायदा हो रहा। आज भी हरियाणा में देखिए चुनाव के जो रुझान आते समय दिख रहा था और अभी जो परिणाम आ रहे हैं, उसमें बहुत 19-20 फर्क है। बहुत सारी सीटें ऐसी है जो 1,000 के बीच में है या 3,000 के बीच में है। कुछ कुछ जगह पे 300 500 300, कुछ कुछ जगह पे तो 36 40 ऐसा भी फर्क है। तो ये महाराष्ट्र में भी होगा, यही होगा। ये क्यों होगा? तो बीजेपी को एक मैकेनिज्म आ गया है। हरियाणा में भी बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया कि जाट बनाम गैर जाट, ये रणनीति अपनाई। और यहाँ पे क्या करेंगे वो, यहाँ पे वो यही करेंगे मराठा विरुद्ध ओबीसी। और ओबीसी में भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एनकैश करने के लिए उन्होंने इतने डिसीजंस ले लिए हैं, जिसको जो चाहिए उसको खुश किया है। तो वो 19-20 वोट्स भी नहीं छोड़ते हैं और छोटे-छोटे वोट्स मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता में है और वो स्कीम डिक्लेयर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वोट डिवीजन जब होता है, तब बीजेपी को फायदा होता है। हरियाणा में वही हुआ है, वोट डिवीजन हुआ, कांग्रेस को नुकसान हो गया, बीजेपी का फायदा हुआ। और वही रणनीति अभी बीजेपी महायुति यहाँ महाराष्ट्र में अपनाने जा रही है कि कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी के खिलाफ वोट डिवीजन कर सके क्या, बंडखोर या बागी उम्मीदवार जिसे बोलते हैं, बागी उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, रिबेल्स को, उनको ताकत देंगे, ये बड़े पैमाने पे होगा। दूसरी बात ये है कि अभी महाविकास आघाड़ी जो है या महाविकास गठबंधन जो है, इनके तीन ही पार्टियों को एक रहना पड़ेगा। इनके वोट ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, कम हो रहे लेकिन हो रहे। महायुति में तो वो भी नहीं हो रहे। तो अगर वोट ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये तीनों को अपने कैंडिडेट्स यहाँ खड़े करना पड़ेगा और अपने अपने और दूसरे पार्टी को मदद करने को लगाना पड़ेगा या उनके वोट ट्रांसफर होने चाहिए। यानी उद्धव ठाकरे का शिवसैनिक जो है वो कांग्रेस की सीट जहाँ पे है उसके साथ उसने काम करना चाहिए, या कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है उसने उद्धव ठाकरे के शिवसेना के लिए शिवसैनिकों के साथ काम करना चाहिए। या शरद पवार का उम्मीदवार भला ही दूसरा हो, लेकिन पार्टी कैडर तो अपना शरद पवार जी का है, क्योंकि शरद पवार तो उम्मीदवार बाहर से ले रहे हैं ज्यादातर। तो ये जो चीजें जो फ्यूजन बोलते हैं, ये होना बहुत जरूरी है, वोट डिवीजन ना हो इसलिए। और बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी ये करेगी कि जितने बागी उम्मीदवार है वो सबको कुछ ना कुछ देगी कि जिसके कारण यहाँ पे गड़बड़ हो। जैसे कि अभी क्या हुआ, हुड्डा जी को आपने 90 में से 72 सीटें दिए, टिकट्स दे दिए। हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा में हर एक को प्रॉमिस कर दिया कि तुम्हें टिकट दे देंगे, तुम्हें टिकट दे देंगे। अब जिनको मिला वो चुनाव लड़े, जिनको नहीं मिला वो आइदर नाराज बैठे या उन्होंने रिबेल किया या वो बागी उम्मीदवार बने। उसका बहुत बड़ा खामियाजा ये
कांग्रेस को हुआ है। तो वैसा ना हो इसके लिए अभी महायुति में मैं ये मानता हूँ कि अमित शाह जी के नेतृत्व में महायुति के तीनों जो नेता लोग हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री या दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, ये अमित शाह जैसे स्ट्रैटेजी देंगे वैसे चुनाव लड़ेंगे। अजित पवार भी उनको जितनी सीटें देंगे उतने ही लेंगे, उनको कोई से नहीं है क्योंकि उनका डिपेंडेंस पूरा बीजेपी के ऊपर है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में वैसा नहीं है। उद्धव ठाकरे अभी हार्ड बार्गेनिंग करेंगे, वो सीएम पद का चेहरा बन के रहेंगे, वो कांग्रेस से बार्गेनिंग करेंगे और कांग्रेस अभी बैकफुट पे है। कांग्रेस को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ेगा कि जिससे उद्धव ठाकरे नाराज हो। ध्यान में रखिए, बिहार का चुनाव अलग है, लेकिन ये जो मैं हरियाणा का चुनाव के नतीजे जो आए हैं, इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका क्यों लगा है। एक तो महाराष्ट्र में कांग्रेस वापस से रिवाइव हुई है, जो लोकसभा में हमने देखा। अभी वापस ज्यादा सीटें लेके कांग्रेस शायद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती थी। हरियाणा चुनाव अगर जीत जाते थे तो आज कोई भी कहता कि महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बनेगी, क्योंकि 2009 के चुनाव उसके परिणाम लोकसभा में रिपीट हुए। अभी विधानसभा में होने बाकी थे, लेकिन इसमें हरियाणा का रिजल्ट आ गया। तो अभी कांग्रेस के ज्यादातर सीटें ये बीजेपी के खिलाफ है। अब अगर बीजेपी ये कह रही है कि हम कांग्रेस के खिलाफ का वोट जो है वो एक गट्ठा हमने मिलाया है, इसलिए जो विक्ट्री मार्जिन हमारे पास है, यानी कांग्रेस को जो वोट मिलता है वो एक गट्ठा नहीं जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ का जो वोट है वो एक गट्ठा हम ले सकते हैं। ये बीजेपी ने अभी हरियाणा में दिखाया। और जो लोकसभा में हुआ कि कांग्रेस को दलित, मुस्लिम और यहाँ का जो कृषक समाज है, कुणबी या कुणबी मराठा समाज, वो विदर्भ और मराठवाड़ा में कांग्रेस के पास एक गट्ठा चले गया, इसलिए ज्यादा सीटें ये विदर्भ और मराठवाड़ा में आई। वही कांग्रेस सोच रही है कि विधानसभा में भी होगा। लेकिन अब हरियाणा के चुनाव के कारण क्या हुआ कि कांग्रेस के खिलाफ का जो वोट है वो एक गट्ठा अगर ले सकते हैं, तो अभी इसमें भी दलित वोट ये बढ़ गया है हरियाणा में। अब जो दलित वोट एक गट्ठा कांग्रेस को गया था लोकसभा में महाराष्ट्र में, वो अगर बांटने में, तोड़ने में बीजेपी या महायुति कामयाब रही तो कांग्रेस को सेटबैक लग सकता है, क्योंकि संविधान खतरे में है। ये नैरेटिव बीजेपी ने हरियाणा में फेल किया है, वही नैरेटिव अभी महाराष्ट्र में भी बीजेपी फेल करने की पूरेपूर कोशिश कर रही है। रोज आप ट्विटर, सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि संविधान का फेक नैरेटिव कैसे कांग्रेस ने सेट किया, ऐसा बार बार नहीं चलता। और अभी बीजेपी अभी से कहने लगी है कि देखो हम बोल रहे थे, और उसमें राहुल गांधी खुद के ही स्टेटमेंट में ट्रैप हो गए। उसका एक्सप्लेनेशन देने में उन्होंने बहुत देर लगाई, और हरियाणा में आप नतीजा देख रहे हो। अभी क्या हो रहा है, हरियाणा में भी राहुल गांधी और कांग्रेस ने जाति जनगणना का डिमांड किया, हम देंगे, ये किया, लेकिन फायदा क्या हुआ। हरियाणा में भी उन्होंने एमएसपी की गारंटी हम दे रहे हैं, वैसा कानून लाएंगे बोला, परिणाम क्या हुआ। अब उसके जो कांग्रेस के जो प्रॉमिसेस हैं वो अभी हरियाणा में नहीं चले, वही प्रॉमिसेस लेके मैनिफेस्टो में कांग्रेस महाराष्ट्र आएगी, तो यहाँ पे भी उतना फायदा होगा क्या। अगर हरियाणा जैसा नहीं हुआ तो फिर क्या। तो इसके लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती ये महाविकास गठबंधन के सामने है, कांग्रेस के सामने है। जो कांग्रेस ये बोल रही थी कि विदर्भ तो हमारा ही है, मराठवाड़ा तो हमारा ही है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी हमने अच्छा किया है, हम मुंबई में भी हम अच्छा करेंगे, हम उत्तर महाराष्ट्र में भी अच्छा ही कर रहे हैं। अब वैसा नहीं है। ये जितने भी बातें कर रही है कांग्रेस, यहाँ पे पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने अच्छा किया है। अब हरियाणा के नतीजों के बाद या चुनाव के बाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ज्यादातर ठीक जगह पे होने वाली है। अगर ऐसा है तो बीजेपी ने कमबैक किया है, बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया है, और वो डैमेज कंट्रोल से अभी वो महाराष्ट्र में उभरते हैं ऐसा उनको लग रहा है। इसीलिए तो फिर देवेंद्र फडणवीस हो या भाजपा के जो स्टेट प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर बावनकुले, उनके स्टेटमेंट क्या है, जो रिजल्ट हरियाणा में आया वही रिजल्ट अब महाराष्ट्र में भी आएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है सोनू जी, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में महाविकास गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, महायुति में 3 पार्टियां हैं, और 6 पार्टी के 6 एजेंडे हैं। इसके कारण यहाँ का वोट ट्रांसफर
वोट डिवीजन इतना इजी नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर वोट डिवीजन करने में कामयाब रही कांग्रेस के खिलाफ, तो बीजेपी के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को जो लोकसभा में वोट मिला, वो कंसोलिडेट करने में कांग्रेस यहाँ पे सक्सेसफुल रही, तो कांग्रेस के आसार ज़्यादा है। मैं वापस बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में ये जो जोड़-तोड़ की राजनीति है, जो पार्टियों को तोड़ने की राजनीति है, इसके खिलाफ जनमत है। वो अब महाविकास आघाड़ी कैसे एनकैश करती है, उसके लिए राहुल गांधी महाराष्ट्र में चलेंगे, नहीं चलेंगे बोल नहीं सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जिनके पास सिंपैथी है, वो ये कर सकते हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे जी को आगे करना अब कांग्रेस की शायद मजबूरी बनेगी और इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने आज वो स्टेटमेंट किया है, आपको मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो देना पड़ेगा। कौन-सा दे रहे हो बोलो, नहीं तो मैं रेडी हूँ। यही उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है। अब कांग्रेस इसमें से कैसा मार्ग निकालती है, क्या रास्ता निकालती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक दावे के साथ कह रहा हूँ, हरियाणा का आज का जो परिणाम आया है, रिजल्ट आया है, इसके कारण महाराष्ट्र का जो चुनाव है, वो बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। अभी भी अपर एज ये कांग्रेस और एमवीए को यानी महाविकास गठबंधन को मैं है ऐसा बोल रहा हूँ और महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, खास करके अजित पवार एक बड़ा प्रॉब्लम ये महायुति में है। तो अब देखना है कि महायुति वर्सेस एमवीए गठबंधन किस तरह से लड़ता है। अपर एज एमवीए को है, लेकिन वापस वो कि बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है और कांग्रेस हमेशा इलेक्शन मैनेजमेंट करने में या माइक्रो वोट्स का मैनेजमेंट करने में कम गिरती है। वो जो उन्होंने हरियाणा में दिखा दिया, महाराष्ट्र में भी वो हो सकता है। तो ये परिणाम से एक जिसे बोलती है ना, एक खतरे की निशानी या खतरे का अलार्म ये कांग्रेस के लिए मिल गया है। मे बी कांग्रेस इससे सीखे और कुछ रिवाइव करे। सर एक और चीज इसमें ये देखा गया है कि अब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस ये कह रही थी कि हम हमारे दम पर चुन के आए और उद्धव ठाकरे की पार्टी ये कह रही थी कि नहीं, आपको जो हमारा सेंटिमेंट्स था उसका फायदा हुआ है। तो हरियाणा के इन रिजल्ट्स ने ये बता दिया कि कांग्रेस ने जो महाराष्ट्र में लोकसभा में जीत हासिल की, वो कहीं ना कहीं शिवसेना और जो शरद पवार को लेकर जो सेंटिमेंट्स थे उसका फायदा हुआ था। ये भी है कुछ हद तक, लेकिन जैसे कि मैंने महाराष्ट्र के चुनाव जो 5 फ़ेजेस में हुई है, तो उसके 2 फ़ेजेस जो थे, वो विदर्भ और मराठवाड़ा में थे। विदर्भ के 10 और मराठवाड़ा के 3। तो वहाँ पे ये देखा गया है कि संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव ज़ोर से चला। कृषक समाज जो ख़ास करके कुणबी मराठा समाज था, उनमें एक नाराज़ी थी खेती को लेके या एमएसपी को लेके या उनके जो एग्री क्रॉप को भाव नहीं मिलता है या पैसे नहीं मिलता है, उसका एक नाराज़ी था, वो था। महँगाई का भी मुद्दा था और संविधान खतरे में ये तो दलित, मुस्लिम यूनिटी जो जिस तरह से हुई है, उसमें वो भी वोट शामिल हो गया। इसलिए एक गट्ठा डीएमके फैक्टर या डीएमएमके फैक्टर, दलित मुस्लिम कुणबी या दलित मुस्लिम कुणबी मराठा, ये 13 जगहों पे पहले 2 फ़ेजेस में हुआ। वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ठाकरे जी का विक्टिम कार्ड चला या उनकी सिंपैथी चली या शरद पवार जी का विक्टिम कार्ड चला, उनकी सिंपैथी चली। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे गए, पश्चिम महाराष्ट्र में गए, उत्तर महाराष्ट्र में गए, मुंबई में आए, कोंकण में आए, तो यहाँ पे जो कांग्रेस को फ़ायदा हुआ होगा, वो बिल्कुल उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के सिंपैथी की वजह से हुआ। कांग्रेस का सिंपैथी वोट बढ़ा। ऐसा नहीं कह सकते कि इनका कोई सिंपैथी मराठवाड़ा और विदर्भ में था नहीं। मैं वापस से कह रहा हूँ, ये शिव फुले शव अम्बेडकर की धरती है। यहाँ पे लोगों की सोच अलग है। यहाँ पे जिस तरह से पिछले 4 सालों में राजनीति हुई है जोड़-तोड़ की, वो अच्छी लगी ही नहीं है लोगों को। उससे भी बीजेपी के खिलाफ लोकसभा में वोट गया। शिंदे जी ने कुछ जगह पे अपने तरीके से मैनेज किया और अजित पवार तो कुछ कर ही नहीं पाए। और उस लिहाज से अगर देखा जाए, तो कांग्रेस ने ये सीखना चाहिए कि अभी विक्टिम कार्ड खेलने वाले ये जो 2 प्लेयर हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनकी सिंपैथी कांग्रेस के बहुत काम आ सकती है। तो अभी कांग्रेस हो, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो, ये तीनों को एक साथ रह के चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव की जो भी लाइन रहेगी, स्ट्रैटेजी रहेगी, वो
एक जैसी होनी चाहिए। 3 दिशाओं में 3 लोग अगर जाएँगे, तो उसका रिज़ल्ट कांग्रेस के या महाविकास गठबंधन के फ़ायदे का नहीं रहेगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा अलार्म बज चुका है। एक ऐसी खतरे की निशानी बजी है दिखी है कि ये तीनों को एक आना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे जैसे बोल रहे हैं, वैसा उद्धव ठाकरे जी का भी सुनना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस को अभी देखिए एक आशावाद है कि हमने अच्छा किया, अच्छा करेंगे। जी, किया और करेंगे में फ़र्क है। जी, तो अभी कांग्रेस को ये देखना है कि जो मराठी मानुस है और जो सिंपैथी के पीछे जाता है, तो वो अगर एनकैश करना है, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी का भी सुनना पड़ेगा। उनको साथ लेके चुनाव लड़ना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। कुछ सीटें उनको विदर्भ और मराठवाड़ा में देने पड़ेगी और कुछ सीटें मुंबई में आपको भी लेने पड़ेगी। इससे सीटों का जो बँटवारा है और उससे भी बड़ा विनेबिलिटी या इलेक्टिव मेरिट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो तीनों पार्टियों को खड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस हमेशा ये करती है कि टिकट बँटवारे में हमेशा कांग्रेस गड़बड़ करती है, जो हरियाणा में उन्होंने किया, वैसा ही उन्होंने इसके पहले महाराष्ट्र में भी किया है। तो ये हम नहीं बोल सकते कि कांग्रेस इससे सुधरेगी। तो कांग्रेस ने इसमें सुधार लाना चाहिए क्योंकि शरद पवार जी का बहुत पंक्चुअल काम है। उनका टिकट बँटवारा मेरिट पे रहेगा। उद्धव ठाकरे के पास सिंपैथी बहुत है और अभी उनकी सिंपैथी वापस से बढ़ेगी क्योंकि बीजेपी के साथ जो-जो पार्टियां गई हैं, रीजनल पार्टीज, वो खत्म हुई हैं। दुष्यंत चौटाला का उदाहरण तो ताज़ा है, हरियाणा का अभी। तो इसके लिए कश्मीर में पीडीपी का भी वही यस, हाल है। पीडीपी का भी वही हाल हुआ है। तो वो तो साथ में नहीं थी लेकिन वो पहले गई एक थी अलायंस थे। या तो कहने का मतलब ये है सोनू जी कि अभी अ, जो कांग्रेस ये मान के चल रही थी कल तक कि बस हमें तो केकवॉक ही है अभी जी, विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के, तो वैसा नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस ने जीती हुई बाजी को हारा है और जी, कांग्रेस ही ये करती है। मैं हमेशा कहता हूँ बीजेपी जो है ना, हार से बहुत जल्दी सबक लेती है। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिससे भी सबक नहीं लेती। तो वैसा कांग्रेस का है और आज आके बात वहीं पे कांग्रेस पे आ रही है। बीजेपी अभी बहुत महायुति में बार्गेनिंग करेगी। 155 सीट से कम नहीं लेगी, उसके आसपास लेगी और अजित पवार की पार्टी हो या एकनाथ शिंदे जी की पार्टी हो, वहाँ पे भी जो कैंडिडेट्स रहेंगे, वो अमित शाह जी को बता के ही खड़े करने पड़ेंगे। इसका दबाव बीजेपी अभी एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार के ऊपर डालेगी क्योंकि बीजेपी को पता है कि उन्हें भी एक कोहेसिव यूनिट करके एक साथ चुनाव लड़ने पड़ेंगे अगर वो डिवीजन अपने पास का रुकवाना है और दूसरों का करना है तो। अगला चुनाव अगर वो डिवीजन बीजेपी कर पाती है, तो बीजेपी के साथ जाएगा और कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी डिवीजन उनके खिलाफ का रुकवा पाएगी, तो वो सत्ता में आएँगे। आज आके 2 चीज़ों पे चुनाव बहुत अहम रहेंगे, वोट डिवीजन और वोट ट्रांसफर। अगर महायुति वोट ट्रांसफर करने में एक दूसरे को कामयाब रही, तो महायुति का पलड़ा भारी हो सकता है। अगर वोट डिवीजन अपने खिलाफ महाविकास आघाड़ी रुकवा पाई, तो महाविकास आघाड़ी सत्ता में आ सकती है। तो ये वोट डिवीजन और वोट ट्रांसफर की लड़ाई है। तो आशीष जी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं उसका हरियाणा के चुनाव के नतीजों का कितना असर पड़ेगा। कांग्रेस के लिए अब लड़ाई और भी मुश्किल हो गई है। कांग्रेस जो समझती थी कि काफी आसानी से महाराष्ट्र भी जीत लेगी, लेकिन अब कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव होंगे उसमें किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? कितना फायदा कांग्रेस के गठबंधन को होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर